नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है। पहले चरण के बीजेपी प्रत्याशियों का आज होगा ऐलान। और इसके साथ साथ आपको बता दें, नगर निगम और नगर पालिका परिषद प्रत्याशियों के नाम पर कोर कमेटी में मुहर लग गई है। आज इन सभी की सूची सामने आ जाएगी और महापौर प्रत्याशियों के लिए दिल्ली जा सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री। यूपी बीजेपी कोर कमेटी में 17 नगर निगम और 58 नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों पर मंथन हुआ था, जिसके बाद अब यह मंथन पूरा हो गया है। आज ऐलान हो सकता है। पहले चरण के बीजेपी प्रत्याशियों का आज ऐलान हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्कंदिता, देखिए, आज कोर कमेटी की जो बैठक हुई बीजेपी की, आज उसमें कहा जा रहा है कि ऐलान हो जाएगा। प्रत्याशियों के नाम पर जो मुहर लगी है वो सूची सामने आ जाएगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कल कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर तमाम मंथन किए गए कि कौन सा प्रत्याशी जो है वो जिताऊ होगा, किसके नाम पर मोहर लगेगी। ऑलमोस्ट जो है वो पूरी सूची तैयार कर ली गई है। आज शाम तक उसके रिलीज होने का अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन कौन से वो प्रत्याशी होंगे। पहले चरण में जितने भी जिले के नगर पालिका परिषद की लिस्ट है, जितने भी महापौर हैं, उन सबकी सूची आज रिलीज हो सकती है। आपको बता, महापौर के नाम को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री दिल्ली जा सकते हैं एक बार जो है महापौर के नाम का कंफर्मेशन लेने के लिए कि जो उन्होंने खाका तैयार किया है, जिनके जिनके नाम सूची में शामिल किए हैं, क्या वो उनके नाम पर जो आखिरी मोहर लगनी बाकी है उसको लेकर दिल्ली जा सकते हैं। और बाकी जो पार्षदों के नाम है उसकी सूची आज शाम तक रिलीज होने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जितने भी पार्षदों की सूची है पहले चरण में वो सबकी आज रिलीज कर देगी। और कौन कौन से वो नाम शामिल होंगे वो देखने वाली बात होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लंबा चौड़ा मंथन किया है एक लंबे समय तक और उसके बाद उन्होंने ये सूची तैयार की है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद के किसी भी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन वही अगर पार्षद है और या अध्यक्ष वगैरह है तो उसकी बहू, बेटी या उनके फैमिली के जो लोग हैं उनको लड़ाया जा सकता है चुनाव में। तो वैसे में देखना होगा जब सूची निकल कर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पर कहां पर जिस तरह से नामों की सूची आज सामने आ जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी किन किन प्रत्याशियों पर दांव खेलेंगे। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी सामने आई है कि बीजेपी कई जो पुराने लोग थे उनको भी दोबारा से चांस दे सकते हैं। ऐसे में कौन कौन से ये नाम होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर पहले ही कहा था कि जो उनके जिताऊ जो पहले से जीत कर आए थे और जिनका परफॉर्मेंस देखने में बढ़िया था तो उनको एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग कुछ जगह हार गए थे लेकिन फिर भी उन पर एक फिर से दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें तमाम नाम ऐसे शामिल हो सकते हैं। वही अगर महापौर की बात की जाए तो अलका दास का नाम सामने आ रहा है, शायद उनको भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है जो अभी टॉप लिस्ट में निकल के आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा लखनऊ से किसको मेयर के प्रत्याशी पर उतारती है, क्योंकि सपा की तरफ से जो है महापौर का ऐलान हो गया है, वंदना मिश्रा लड़ेंगी। कल बसपा की तरफ से भी लखनऊ से महापौर का ऐलान कर दिया गया था कि शाहीन बानो है वो मेयर के प्रत्याशी पे लड़ेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा वो महारथी है जिसको नाम चुनकर रखा है, जिसको आज वो मैदान में उतारेंगे, आज जिसके नाम का ऐलान होगा और तमाम वो प्रत्याशियों की सूची से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपना खाका तैयार किया है, किस लिहाज से उन्होंने प्रत्याशियों की सूची तैयार की है। स्कंदिता, आप बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, निकाय चुनाव को लेकर सपा जारी कर सकती है सूची। कुछ प्रत्याशियों की सूची पहले ही की जा चुकी है जारी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिताऊ प्रत्याशियों पर सपा निकाय चुनाव में दांव खेलेगी। और आज जो कुछ प्रत्याशी बचे हैं उनकी सूची भी सपा जारी कर सकती है। निकाय चुनाव को लेकर सपा जारी कर सकती है सूची। कुछ प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, वही जो बचे प्रत्याशी है उनकी आज जारी कर सकती है सूची। जिताऊ प्रत्याशियों पर सपा दांव खेलने को तैयार है।
तमाम राजनीतिक दल जिन्हें जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश थी, इसी क्रम में सपा भी उभर कर सामने आई है। सपा भी जिताऊ प्रत्याशियों पर इस बार दांव खेलने के लिए तैयार है और निकाय के रण में किस तरह से सपा की तैयारी है, इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। और बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, माफिया ती का बेटा असद आज होगा सुपुर्दे खाक। असद और गुलाम का शव लेकर प्रयागराज जा रही यूपी पुलिस असद के फूफा उस्मान और गुलाम का शव लेने के लिए पहुंचा नूर आलम। और जिस तरह से एनकाउंटर में ढेर किया गया था असद, अतीक का बेटा असद जिसे एनकाउंटर के दौरान यूपी एसटीएफ ने ढेर किया था, इसके साथ साथ शूटर गुलाम को भी एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया था। ये दोनों ही इनामी बदमाश थे, इनामी आरोपी थे। और आज असद के फूफा उस्मान और गुलाम का शव लेने के लिए नूर आलम पहुंचा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट? अतीक का बेटा असद आज सुपुर्दे खाक हो सकता है? देखिए, अतीक अहमद का बेटा असद और गुलाम का जब एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से लगातार जो है पुलिस का मानना था कि कौन इनके परिवार को लेने आएगा। जहां गुलाम के परिवार ने पहले ही इनकार कर दिया गया था कि एनकाउंटर से पहले ही कि अगर उसका एनकाउंटर होता है तो हम शव पर दावा नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिश्ते नाते सारे खत्म कर दिए थे गुलाम के साथ। वहीं अगर असद की बात की जाए तो असद के जो परिवार है वो पूरा का पूरा इस वक्त लापता है। सब इस वक्त भागे हुए हैं और पुलिस जो है वो लगातार उनकी तलाश में है। चाहे वो असद की माँ हो, असद की बहन हो, वो लगातार फरार चल रही हैं काफ़ी लंबे समय से। आपको बता दें, और ये जो जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, अतीक अहमद और उनके भाई दोनों को 4 दिन की रिमांड पे रखा गया। फिर उनको अभी ले जाया गया, फतेहपुर ले जाया गया है, जहां जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे गए और जो कानूनी प्रक्रिया में जो सबूत निकल कर आए हैं उसके लिहाज से उनको ले जाया गया फतेहपुर। आपको बता दें, असद के तो पहले ही बोला गया था, जो अतीक अहमद के वकील थे विजय मिश्रा, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो अतीक अहमद के ससुराल के लोग हैं वो आकर असद का शव लेकर जाएंगे। और वही है कि जो असद के फूफा हैं उस्मान, वो जो है लेने पहुंचे हैं शव, और उनको दोनों के शव को प्रयागराज लेकर। ठीक है स्कंदिता, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक ने बेटे असद के जनाजे में जाने की अनुमति मांगी है। रिमांड मजिस्ट्रेट को अर्जी देकर बेटे के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। और आपको बता दें कि अम्बेडकर जयंती के अवकाश के चलते कल बंद था जिला कोर्ट, और आज अतीक अहमद की तरफ से सीजीएम में दाखिल की जाएगी अर्जी। और आपको बड़ी खबर बता दें, लगातार अतीक की तरफ से ये अनुमति मांगी जा रही है, ये दरख्वास्त की जा रही है कि बेटे असद के जनाजे में जाने की अनुमति दे दी जाए। और रिमांड मजिस्ट्रेट को अर्जी देकर बेटे के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मांगी है माफिया अतीक अहमद ने। अंबेडकर जयंती के अवकाश की वजह से, छुट्टी की वजह से जिला कोर्ट बंद था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। स्कंदिता, देखिए जिस तरह से लगातार माफिया अतीक मांग करता आया है कि बेटे असद के जनाजे में उसे जाने की अनुमति दे दी जाए, और इसको लेकर आज जो याचिका भी दायर की जाएगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से एसटीएफ ने दोनों शूटर्स का एनकाउंटर किया था और वहीं अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया, फिर उसके बाद उनको 4 दिन की रिमांड पे, तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें सारी सेट की थी कि पहले से कि जिस तरीके से कोई भी जो है दिक्कत ना होने पाए। और जैसे बोला गया कि अतीक अहमद को छुड़ाने के लिए असद वहाँ पे पहले से था, तो तब उसके बाद में उसका एनकाउंटर किया गया। वैसे में लगातार अतीक अहमद जो है कोशिश कर रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं कि उनको बेटे के जो है जनाजे में शामिल होने दिया जाए। और कल जो है अम्बेडकर जयंती पर छुट्टी थी, अवकाश था, इस वजह से एप्लीकेशन दर्ज नहीं करा पा रहे थे वो। लेकिन आज उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अपने
बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए। वहीं अगर मां की बात की जाए शाइस्ता परवीन की, तो शाइस्ता परवीन जो है वो भी सरेंडर करने की उनके कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अगर उनको अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना है तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा। इसी को लेकर जो भी पुलिस प्रशासन है, चाहे वो गाजीपुर का हो, चाहे वो चित्रकूट का हो, वो सभी बहुत ज़्यादा चौकन्ना है, क्योंकि शाइस्ता लंबे समय से फरार हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो असद के जनाजे में जो है उनको जो है अतीक अहमद को मतलब मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल उस्मान जो असद के फूफा हैं वो असद का शव लेकर आ रहे हैं, उसके बाद उनका जनाजा निकाला जाएगा और उनका जो अंतिम संस्कार का विधि होता है वो सब किया जाएगा। और पुलिस की देखरेख में तमाम पुलिस मौजूद रहने वाली है, और जितने भी उनके घर के जो लोग फरार हैं उन पर भी साइड से नज़र रखी जा रही है कि हो सकता है वो लोग सरेंडर ना करें और आकर जनाजे में शामिल होना चाहे, क्योंकि शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं कोशिश करेंगी कि एक बार वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो सके। वहीं वो सरेंडर करने से भी बचना चाह रही हैं। तो ऐसे में देखना होगा, पुलिस भी चौकन्नी है लगातार कि किस तरीके से उनको गिरफ्त में लिया जाए, पकड़ा जाए, क्योंकि तमाम जो कनेक्शंस हैं वो शाइस्ता परवीन के नाम के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे पहले उनका सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा सामने आया था, जिस तरीके से वो घर जा रही थी शूटर्स के, तो लंबे समय से शाइस्ता फरार चल रही हैं। वैसे में देखना होगा कि कौन आता है। वहीं अगर दूसरे शूटर की बात की जाए गुलाम की, तो नूर आलम जो है वो भी उनके ससुराल के व्यक्ति हैं। उनके परिवार वालों ने पहले उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तो ऐसे में गुलाम जो है लंबे समय से अपने ससुराल में ही रह रहा था, और उसके ससुराल से ही नूर आलम जो है वो पहुंचा है उसका शव लेने के लिए। वैसे में देखना होगा कि अतीक अहमद को कुछ अपडेट आ पाया है, कब ये जनाजा लेकर जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए, दफनाने के लिए? देखिए, नूर आलम और उस्मान जो है वो दोनों ही वहाँ पर झांसी पहुँचे थे, और पोस्टमार्टम के बाद से उन्होंने बोला था कि अब जो है शव को सुपुर्द कर दिया जाए, और यूपी पुलिस जो है वो अपनी देखरेख में प्रयागराज लेकर जा रही है। और जैसे ही प्रयागराज पहुँचेगा, प्रयागराज में उनका ले जाने के बाद में उनके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब अतीक अहमद को उसमें शामिल होने दिया जाता है या नहीं, ये जो है रिमांड मजिस्ट्रेट जब डिक्लेयर करेगा ऑफिशियली कि उनको मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा। हालांकि अर्जी लगातार वो लगा रहे हैं। इसके अलावा भी जो अतीक के जो दोनों बेटे हैं जो नाबालिग हैं, वहीं उमर की बात की जाए, अली की बात की जाए, तो वो दोनों पहले से जेल में बंद है। एक लखनऊ की नई जेल लखनऊ में बंद है, और दूसरा ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदिता। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश का फोकस अतीक और अशरफ पर था, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक के साहबजादे का बाबा की पुलिस ने किस्सा ही खत्म कर दिया। ये बाबा की ही पुलिस थी जिसने अतीक को भरे कोर्ट में फूट फूट कर रोने पे मजबूर कर दिया। उधर प्रयागराज कोर्ट में अतीक के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा था, तो उधर बाबा की पुलिस ने माफिया के बेटे असद के हिसाब किताब को फाइनल कर दिया। पूरे प्रदेश का फोकस जब अतीक पर था, इसी बीच अतीक के बेटे असद को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। जब अतीक को खबर मिली कि उसके बेटे को ठोक दिया गया है, तो कोर्ट में ही माफिया फूट फूट कर रोने लगा। यूपी पुलिस के 2 डिप्टी एसपी ने ऐसा खेल रचा कि 37 दिनों से भाग रहा असद न सिर्फ उसमें फंसा बल्कि मारा भी गया। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। यूपी पुलिस की ओर से आई जानकारी के मुताबिक अतीक का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम दोनों में इस्पाल केस में वांटेड थे। इनके ऊपर 5-5 लाख का इनाम था। यूपी एसटीएफ में तैनात डिप्टी एसपी नवनेंदु और डिप्टी एसपी विमल की टीम ने झांसी में हुए एनकाउंटर में इन दोनों को मार गिराया। कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस का प्लान काफी समय से तैयार था। बीते 37 दिनों से पुलिस कभी दिल्ली तो पुलिस कभी नेपाल में छापा मार रही थी, लेकिन असद का सही ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन झांसी से जैसे ही खबर आई, दोनों डिप्टी एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए।
डिप्टी एसपी विमल कुमार जौनपुर के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र करीब 53 साल है। तो वहीं डिप्टी एसपी नवनेंद्र कुमार नवीन बिहार के सारण के रहने वाले हैं और ये 56 साल के हैं। मतलब यूपी पुलिस के दिमाग में ये बात पहले से फिट थी, अतीक के लाने के लिए युवा ऑफिसर भेजो और असद की तलाश में अनुभवी अफसरों को लगाओ ताकि कोई गलती ना हो। इस खबर को सुनकर उमेश पाल के परिजन सबसे ज्यादा खुश हुए। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है, वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे जरूर। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर बीजेपी के कई नेता टीम को बधाई भी दे रहे हैं। जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा, जो कोर्ट में जाएगा कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ ले कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। लेकिन माफिया अतीक अपने बेटे की मौत पर फूट फूट कर रो रहा है। बुधवार को ही पुलिस अतीक को लेकर गुजरात से प्रयागराज के लिए निकली थी। गुरुवार को उसकी पेशी हुई, तब उसका भाई अशरफ भी उसके साथ था। कोर्ट रूम में सबसे पहले अतीक ने जज साहब को कहा कि हमारे वकील की भी दलील सुन लीजिए, और फिर अशरफ को यह कहते हुए अपने पास बिठाया कि इसका रोजा है। लेकिन जैसे उसको पता चला कि उसकी पाप की गद्दी का वारिस असद अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो अंदर से हिल गया। यूं तो 24 घंटे पहले ही उसकी सारी माफियागिरी खत्म हो गई थी, जब उसने कहा था कि अब तो कोई माफियागिरी नहीं है, मैं तो जेल में हूँ, मुझे असद के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेरी बीबी और बच्चों को परेशान न किया जाए। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहना है? आपका परिवार फरार है, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड पर। अरे मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। असद कहाँ है? परिवार का असद को ढूंढ रही है पुलिस। जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। अब जरा सोचिए, जो अतीक लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा था, अब उसे अपने परिवार से हो रही पूछताछ पर दर्द हो रहा है। आज जनता कह रही है कि माफियाओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें फालतू लेने ले जाने में और जेल में रखने का खर्च नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता दें, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर आज होगी सुनवाई। एमपीएमएलए कोर्ट से आज सुनाएगा फैसला। कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था और आपको बता दें कि एमपीएमएलए कोर्ट गाजीपुर आज सुनाएगी फैसला। 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और इसी प्रकरण में आज फैसला सुनाएगी कोर्ट। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर यह हत्याकांड हुआ था और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की इस दौरान हत्या हुई थी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को बहस हुई थी पूरी और आज फैसले की घड़ी है, आज फैसले का दिन है। आज फैसला संभावित तौर पर सुना दिया जाएगा और आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी 2005 वो वर्ष था जब ये प्रकरण प्रकाश में आया था। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, देखिए, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर आज कहा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बसनिया चट्टी पे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी
जो काफी दिनों से एमपी एमएलए कोर्ट में बहस चल रहा था, जो आज 15 अप्रैल को भाग्य का फैसला सुनाया जाएगा। गैंगस्टर कोर्ट में अफजाल अंसारी, बड़े भाई मुख्तार अंसारी, एजाजुल हक, जो मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बहस सुनी जाएगी और अफजाल अंसारी की एमपी एमएलए में कोर्ट में आज भाग्य का फैसला सुनाया जाएगा। आसिफ, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 1 अप्रैल को बहस तो पूरी हो गई थी और आज ये माना जा रहा है कि आज फैसले की घड़ी, आज फैसले का दिन है, क्या संभावित तौर पर फैसला आ सकता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो भाग्य का फैसला अब 12-1 बजे के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। और काफी दिनों से ये गैंगस्टर रूट में कार्रवाई चल रहा था, जो आज सुनवाई जाएगी। लगभग भारी पुलिस फोर्स भी वहां पे मौके में मौजूद रहेंगे। अब देखना ये है कि अब न्यायालय में क्या उनको सजा मिलती है या बरी मिलती है। आसिफ, ऐसा मानना है कि जिस तरह से दोनों ही पहलू सुने गए होंगे कोर्ट में, और ऐसे में अफजाल अंसारी की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया अभी तक? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए अफजाल अंसारी बड़े भाई जो हैं, एजाजुल हक, मुख्तार अंसारी पे जो पहले 1 अप्रैल को सुनवाई हुई थी तो जो टल गया था, 15 अप्रैल को आज डेट रखा गया, जो भाग्य का फैसला आज सुनाया जाएगा। अब देखना ये है कि इसमें क्या उनको सजा मिलती है या जमानत मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आसिफ। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां बाइक सवार दंपत्ति को दूध टैंकर ने रौंद दिया है। घटना में बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला, जहां पति अस्पताल में फिलहाल भर्ती है, इलाज उपचार किया जा रहा है। वहीं बात करें, दंपत्ति को दूध के टैंकर ने रौंद दिया। वहीं बागपत में एक बार फिर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां आटे पर थूक का रोटी बनाने का वीडियो वायरल होने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद हरकत में पुलिस आई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के स्टॉल गांव का, ये आपको बता दें रटौल गांव का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां भी बटोर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति आटे पर थूक कर रोटी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया, वीडियो को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई है। और आपको बता दें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर थूक कर रोटी बनाने वाले अभियुक्त शहनवाज निवासी गांव रटौल को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। वही अब खबर नोएडा से है, जहां टाटा कंपनी ने थाना फेज 2 क्षेत्र स्थित भंगेल में टाटा का नकली नमक बेचने के आरोपी में 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें से एक आरोपी नोएडा भाजपा के जिलाध्यक्ष के पिता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और थाना प्रभारी विध्यांचल तिवारी ने बताया कि मैसर्स टाटा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने थाने में रजिस्टर्ड ब्रांड टाटा नमक के नाम से नकली नमक बेचने और अन्य दुकानदारों को सप्लाई करने की शिकायत की थी। और इसी के बाद पुलिस ने भंगेल कस्बे में सर्वे किया, तब उन्हें पता चला कि कस्बे में पंडित किराना स्टोर आरसी रोड भंगेल के मालिक सुभाष शर्मा नकली नमक बेचने और सप्लाई करने का धंधा कर रहे हैं। और इसके अलावा भंगेल में मैसर्स अग्रवाल किराना स्टोर दादरी रोड के मालिक चित्रसेन का भी नाम इसमें सामने आया है। मामले में भाजपा महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता का कहना है कि उनकी दुकान का किसी दुकानदार से उधारी का लेन देन था और दुकानदार पैसा देने में सक्षम नहीं था और इनके पिता ने उस दुकानदार का सामान उठा लिया था, जिसमें कि ये नमक के पैकेट सामने आ गए। तो अब कंपनी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फर्जी नमक बीजेपी जिलाध्यक्ष के पिता बेच रहे थे। टाटा कंपनी नामक नकली नमक धड़ल्ले से बेचा जा रहा था।
अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा के एस्टर पब्लिक स्कूल में इतिहास रचा गया है। बता दें कि श्रीमती अंगूरी देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली और लॉर्ड्स वैली पब्लिक स्कूल नोएडा के बीच पहला मैच खेला गया, जिसमें कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने 20 ओवर में 350 रन का स्कोर खड़ा किया। आपको बता दें कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल की तरफ से तन्मय सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी पारी खेली और इसके दौरान आपको बता दें कि 66 गेंदों में 227 रन ठोक डाले, जिसमें कि 26 छक्के और 13 चौके शामिल है। तन्मय ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक स्कूली T20 क्रिकेट में यह सबसे बड़ा स्कोर माना जा रहा है। लोगों ने तन्मय के खेल की काफी सराहना भी की है। तो इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।